10+2 की जगह 5+3+3+4 होगा। रिपोर्ट कार्ड में अब लाइफ स्किल्स का भी हिस्सा होगा। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं और तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा। पर ये सब कैसे होगा और कब होगा, कुछ समझ आया क्या आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रूपल मिश्रा। कई कन्फ्यूजन्स, कई सवालों और एक नवीनता के साथ भारत सरकार नई शिक्षा नीति का आगाज देश में कराने जा रही है। पर ये शिक्षा नीति शिक्षा के स्तर को कितना बदलेगी, कैसे बदलेगी और कब बदलेगी? आज इन्हीं सवालों के जवाबों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आरएपीजी कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। जैसा कि आपने देखा कि नई शिक्षा नीति का आगाज़ हो चुका है देश में, और आज इस कार्यक्रम का भी विशेष मुद्दा है नई शिक्षा नीति, उसको समझना। तो सर, जो सबसे पहला सवाल मैं आपके आगे सामने रखना चाहूँगी वो है 10+2 की जगह 5+3+3+4 से क्या बदलाव होगा? सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो सबको समझ में आ रही है, जो ये 5+3+3+4 का जो मुद्दा है कि ये कैसे बदलाव लाएगा, ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले तो मैं एसीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा इस चर्चा में बुलाने के लिए, क्योंकि आज का जो सबसे उभरता हुआ टॉपिक है वो है हमारी नई शिक्षा नीति, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपने जैसा पूछा कि क्या चेंज आएगा या 5+3+3+4 के पैटर्न से क्या बदलाव होगा, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये पुराना ही पैटर्न है कि जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे, हमारे पास 5th में बोर्ड था, फिर 8th में बोर्ड था, फिर 10th में बोर्ड था, फिर +2 में बोर्ड था। धीरे धीरे समय की मांग के अनुसार हमारी सरकार ने या हमारे शिक्षा नीतिकारों ने जो है वो 8th बोर्ड 5th बोर्ड ख़त्म करके जो है 10+2 तक बोर्ड ले आए। तो उसकी जगह 5+3+3+4 पैटर्न ने 10+2 ने ले ली। तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो सेम थिंग है कि 5th तक जो हमारी स्टेज रहेगी वो हमारी स्टेज अलग अलग पैटर्न्स पे चलेगी कि स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी प्री स्कूलिंग से होगी। प्री स्कूलिंग का दैट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी 1 to 2 के बाद 3 to 4 and 5, वहाँ तक बच्चा क्लासरूम लर्निंग सीखेगा। लेकिन जब बच्चा 5th के बाद 6th में आएगा तो वहाँ पे हम बच्चों के असली बदलाव देखने को मिलेगा कि हम बच्चों को सिखाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, कि खाली किताबों से नहीं सीख सकते, आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्या करें, गेन करें। जैसा कि सरकार ने भी बोला कि हम 6th से जो है कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। कोडिंग मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है अभी जो हम 12th में जाके सीखते हैं, फिर हायर एजुकेशन में जाकर सीखते हैं। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें दूसरी डेवलपिंग कंट्री से या डेवलप्ड कंट्री से तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो मेन मकसद इस एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो भारतीयता के साथ साथ, जैसा कि आपने देखा कि 5th तक जो हमारा पैटर्न है वो हमारी मदर टंग में होगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज के अंदर हम उसको सिखाएंगे। तो इसके साथ साथ बच्चों के अंदर क्या भारतीयता की भावना को पैदा करना, उसके इंटेलेक्ट का मतलब है उसकी बौद्धिकता को क्या है, निखारना। तो इससे निखार आएगा कि बच्चा वोकेशनल लर्निंग भी साथ साथ सीखेगा, और 10 तक आते आते 10+2 तक आते आते जब वो स्कूल लेवल से बाहर आके हायर एजुकेशन लेवल पे आएगा तो वहाँ तक आते आते बच्चा क्या है कुछ प्रैक्टिकल सीख ले, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल का मतलब कि बिजनेस करना सीख जाए, या फिर कोई प्रोग्रामिंग करके जो है एंड्रॉयड फ़ोन बनाना या इसी तरह के अदर गैजेट्स को बनाना क्या है सीख जाए। तो इसका मेन मोटिव यही है 5+3+3+4 का। सर, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है कि स्ट्रीम सिस्टम जो अब ख़त्म कर दिया कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इससे कितना बदलाव आएगा, कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? ये चीज़ क्या है आज की जो है डिमांड बन चुकी है। अगर आप देखें पहले भी गवर्नमेंट ने जो है पहले जो सिस्टम शुरू किया था इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि जैसे आप आर्ट्स का बच्चा है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, अगर कॉमर्स का बच्चा है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है या केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो बेसिकली फोकस हमारा क्या है कि स्टूडेंट को फोर्स करने के बजाय कि आप यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनको हमने आपकी पढ़ाई को हमने क्या करना है, एक तो इंटरेस्टिंग बनाना है और दूसरा सभी स्टूडेंट्स के अंदर क्या है स्किल्स डेवलप करनी है। कि अगर आर्ट्स का बच्चा है तो वो सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल अभी तक जो पढ़ रहा था,
और अब गवर्नमेंट क्या धीरे धीरे कॉलेजेस का नेम जो है टीचर टीचिंग इंसेंटिव की जगह कि हम खाली पढ़ाई के साथ साथ क्या करें, बच्चे को रिसर्च और इंसेंटिव बनाएं कि वो नई नई फील्ड में नई नॉलेज गेन करे, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे नई डिस्कवरी क्या हो सकती है। तो इसलिए हमने ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ मीन आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं या सोशल साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ताकि बच्चा क्या है साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे, इसलिए हमने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया है। सर इसमें एक चीज़ और है कि जो बोर्ड्स का प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे कि वो पूरे साल का सिलेबस पूरी एक ही बार में पढ़ना, फिर एग्ज़ाम्स देना, उसके में अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स के लिए? एक तो सेमेस्टर सिस्टम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के एक तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बच्चे पे पढ़ाई का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसा कि हम पीछे गवर्नमेंट ने एक वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए थे 2014 में, गवर्नमेंट लेके आई थी हायर एजुकेशन सिस्टम में दीनदयाल उपाध्याय स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के नाम से, जैसा कि हमारे यहाँ BVOC कोर्सेज चल रहे हैं। तो उसी पैटर्न में बदलाव करते हुए गवर्नमेंट ने सेमेस्टर सिस्टम दिया है। और दूसरा दिया है कि जब बच्चा डिग्री अगर करेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, डिग्री जब करेगा तो उसके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट उस सेमेस्टर में पढ़ेगा, पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा। जैसा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 70% तक हम लोग उसको प्रैक्टिकल बनाएंगे, 30% थ्योरी होगी। तो थ्योरी पेपर जितना कम होगा तो बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ जाएगा। तो जो ये नए बदलाव आए हैं, चाहे वो 10+2 को ख़त्म करके 5+3+3+4 को लाना हो, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए है, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। जो आज का मेरा दूसरा सवाल सर मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, वो है हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट से क्या तात्पर्य है? हायर एजुकेशन जो स्कूल के बाद स्टूडेंट्स कॉलेजेस की तरफ मुड़ते हैं, उससे क्या बदलाव होगा कि उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मायने क्या है, उससे क्या बदलाव होगा, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा और कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? इसमें मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या है कि 3 और 4 इयर्स की हमारी क्या होगा, डिग्री होगी, क्योंकि 11th तक बच्चा स्कूलिंग में है, 12th प्लस जो भी उसका यूजी पैटर्न है, जो भी ग्रेजुएशन डिग्री वो करेगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया आपको कि सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा, देन डिग्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मल्टीपल की, अगर मुझे लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर क्या है मेरी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जो है एग्जिट कर सकते हैं। जब मुझे लगता है कि अब मैं प्रैक्टिकल भी सीख गया, मतलब इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मेरे पास है, प्लस मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, प्लस मेरा कोई बर्डन भी नहीं है, तो हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका लाभ बच्चों को मिलने वाला है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट। ऑल्दो मैं अभी बता रहा था कि बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज गवर्नमेंट ने जो शुरू किए थे 2014 का जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज थे, उसके अंदर ये स्कीम पहले से ही चल रही है कि बच्चा अगर फर्स्ट ईयर करके बाहर निकलता है तो हम उसको डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड ईयर अगर वो करके निकलता है तो एडवांस डिप्लोमा देते हैं, और थर्ड ईयर जब निकलता है तो हम उसको पूरी डिग्री देते हैं ग्रेजुएशन की। तो ये बेनिफिशियल है, बच्चों के इंटरेस्ट में है कि जिस भी बच्चे को ये लगता है कि पहले मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, फिर अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर मतलब कोई पेरेंट्स लेस बच्चे हैं वो जॉब भी करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ये सिस्टम जो है बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, जो फैमिली की वजह से या किसी और वजह से क्या है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब बीच में पढ़ाई या तो छोड़ देते हैं या किसी कारणवश उन्हें छोड़नी पड़ जाती है। तो हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि अब उनका साल बर्बाद नहीं होगा। अगर वो फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं या सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो उनको उसके भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। अब इसी चर्चा में जो मैं तीसरा सवाल सर आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो है रीजनल लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ से छात्रों को कितना फ़ायदा होगा। जैसे हम देख रहे हैं रीजनल लैंग्वेज का बहुत मायने रखे जाते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल आता है तो उसको अपनी मदर टंग से अलग एकदम हिंदी या इंग्लिश में जोड़ दिया जाता है, तो उसको कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इसके रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ से कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को, और टेक्नोलॉजी भी इसमें जोड़ी जाएगी? देखो, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ये तो दोनों ही कहें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि आज की डेट में हमारी एजुकेशन बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती है।
अभी इस परिदृश्य के अंदर आप देख रहे हैं जो सिनेरियो अभी चल रहा है, तो हम कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ की 45% से भी ज़्यादा ग्रोथ है कि जिनको नहीं आता था हर कोई टेक्नोलॉजी सीखने में लगा। उसको किस तरह हम टीचिंग में जो है यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट उसको अपने सीखने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए क्या होगी, एक वरदान, एक बून क्या होगी, साबित होगी। और रीजनल लैंग्वेज की जहाँ तक बात है कि कई बार जो बच्चा बाहर से आ रहा है जिसको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश में उसको प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, या तो पढ़ाई छोड़ देता था या फिर वहीं जाके ही पढ़ता था क्योंकि उसको रीजनल लैंग्वेज मिलती थी। अब यहाँ पे यही बेनिफिट है कि जब वो एग्ज़ाम देगा या जो भी उसका पढ़ाई का पैटर्न होगा उसको सेम लैंग्वेज में मिलेगा, तो इससे एजुकेशन का ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और दूसरा, रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ वो कोई और लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। जैसे कि हमारी संस्कृत क्या है, बहुत पीछे चली गई है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने संस्कृत को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि संस्कृत के बिना हम कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इवन अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें, इवन हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें संस्कृत से ही निकल के आई हैं। तो संस्कृत जो है अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज, तो गवर्नमेंट इसको भी क्या प्रमोट करना चाहती है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो सिर्फ संस्कृत बोलते हैं या लिखते हैं, तो इससे वो लैंग्वेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। संस्कृत का महत्व बढ़ेगा क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो प्रूव्ड है कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है और बड़े बड़े देशों में भी संस्कृत को पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से रीजनल लैंग्वेज को बढ़ाना मतलब कि हमारे कल्चर को डेवलप करने की तरह है। सर, इसमें अगला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी को 6% तक पहुंचाना कितना बड़ा लक्ष्य है? कहाँ तक हम 1.5 से लेकर 6% का जो हमने लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, वो कितना पूरा हो पाएगा और कितना बेनिफिशियल है? देखिए, सबसे पहले तो इस लक्ष्य तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं। जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो बड़ा लेट हो चुका है कि हम बड़े, अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो वहाँ पे वो कंट्रीज़ 10% तक एजुकेशन और रिसर्च पे खर्च कर रही हैं। तो हम तो अभी 6% पे पहुँचेंगे, लेकिन इस 6% तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट को पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा। और दूसरी बात, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हम करें, आत्मनिर्भर भारत, तो इस 6% तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट को भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर बनाने से क्या होगा कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेक्स, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ेंगे, मॉनेटरी रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचना मैं सोचता हूँ कि मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए साफ नियत, उसके लिए ईमानदारी और एक पूरा रोड मैप तैयार करना होगा इस 6% तक पहुँचने के लिए। सर, क्या ये 6% काफ़ी है शिक्षा विभाग? काफ़ी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग अच्छी है। हम ये कह सकते हैं प्रारंभ अच्छा है। कम से कम 10%, कि हमें 2 ही सेक्टर हमारे होते हैं जहाँ पे सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी, अगर शिक्षा ऐसी होगी जिससे देश का भी विकास होगा और जिससे मेरा अपना भी, मतलब चाहे व्यक्तिगत विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे किसी और चीज़ का विकास हो, वो शिक्षा पे ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसलिए एक सेक्टर तो हमारा क्या है, शिक्षा। दूसरा, लोगों के स्वास्थ्य पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा कि पौष्टिक खाना सभी को मिलेगा, तभी हम पढ़ भी पाएंगे और आगे बढ़ भी पाएंगे। तो ये 2 सेक्टर पे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो है खर्च करना चाहिए। सर, आप कहना चाहते हैं कि 6% अच्छी शुरुआत है, पर काफ़ी नहीं है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सर, अब जो आखिरी सवाल मैं आपके आगे रखना जा रही हूँ वो सबसे एक तरह से पूरी इस चर्चा का सार है कि नई शिक्षा नीति कितनी कामयाब होगी, शिक्षा प्रणाली को कितना बदलेगी और कब तक ज़मीनी हकीकत बनेगी? तो हम तो यही चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी जो हमने समझा है इस शिक्षा नीति से, कि एक तो इससे वोकेशनल एजुकेशन हमारी के यहाँ बढ़ेगी, वो हमने देखा है शिक्षा नीति में। दूसरा बदलाव हम जो देख रहे हैं कि शिक्षा नीति का जो मोटो है, जो इसका क्या है मेन थीम है, वो यही है कि भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना शिक्षा के क्षेत्र में। खाली ये नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे लोगों के अंदर क्या है लाइफ स्किल्स को, बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या है डेवलप करना, जो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी सोच अच्छी होगी, अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, अगर हमारी भावना किसी चीज़ को करने की अच्छी होगी, तो नेचुरल रूप से यह शिक्षा नीति जो है कामयाब होगी और ज़मीनी हकीकत जो है ज़रूर बनेगी।
सर जैसे आपने विश्व गुरु की बात की, जो हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सपना है कि जो वापसी मतलब कि हम पहले भी विश्व गुरु थे, हमें दोबारा विश्व गुरु बनना है। क्या ये शिक्षा नीति वहाँ तक हमें पहुँचा सकती है? और अगर कुछ नया इसमें जोड़ा जा सके, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो या कोई नया प्रोग्राम हो, जैसे कि कोडिंग का नया प्रोग्राम इसमें जोड़ा गया कि स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी, तो अगर हम आपसे जानना चाहें कोई नया इसमें प्रोग्राम जोड़ने का। देखो, खाली कंप्यूटर सीखना या खाली टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करना जो है वो हकीकत नहीं बन सकता जब तक कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हम उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। हम संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन उन संस्कारों को हमें कहें ग्राउंड लेवल पे, मतलब उसको हमें ज़मीन लेवल पे जो है शुरू करना होगा। हम सिर्फ बातें करते रहते हैं कि अगर मैं मोरल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट हमने कहें स्टार्ट कर दिया, तो खाली पढ़ाने से मोरल एजुकेशन डेवलप नहीं होती है कभी। जब तक हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, हम उसको अपने आचार में उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस नई शिक्षा नीति के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने संस्कारों को, क्योंकि भारतीयता खाली अपने आप में एक भारतीय होना भारतीयता नहीं है, उसको अपने व्यवहार में लाना, उसको अपने कंडक्ट में, उसको अपने आचार में लाना ही भारतीयता है। तभी ये नई शिक्षा नीति जो है सार्थक होगी, अदरवाइज इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर हम खाली कोडिंग ही सीखते रह जाएंगे। मतलब एक तरह से वही बात है कि रटना नहीं है, हाँ। समझ के करना है, और एग्जाम में भी हमें सिर्फ लिखना नहीं है, उसको समझ के लिखना है कि हम क्या लिख रहे हैं और उसको अपने व्यवहार में लाना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा का जो सार रहा वो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि ये नई शिक्षा नीति भारत की जो कल्चर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसको बढ़ावा देगी, भारत को आत्मनिर्भर बनने में पूरी मदद देगी और शायद विश्व गुरु बनने में भी। ये नई शिक्षा नीति में जितनी सबको कन्फ्यूजन्स थी, शायद इस चर्चा से दूर हुई होंगी। कई सवालों के जवाब भी हमें यहाँ से मिले। आशा करती हूँ कि इन सवालों का और उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का इस चर्चा से आपको बहुत महत्व मिलेगा। आज की हमारी चर्चा का जो सार था वो ये है कि ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देगी, उसको जीवन को कैसे जीना है वो सिखाएगी, ना कि सिर्फ रटा रटाया। समझ कर पढ़ना अब ज़रूरी होगा। भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और शायद किसी दिन विश्व गुरु भी बनेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ACP न्यूज़। धन्यवाद।